दोस्तों, भारत दुनिया के कुछ उन चंद देशों में है जिसका इतिहास काफी कॉम्प्लेक्स लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 5000 सालों में यहाँ कई सभ्यताओं का जन्म हुआ जो दुनिया भर के लिए मिसाल बनी। अपनी डाइवर्सिटी के चलते इस देश ने कई तरह के छोटे बड़े किंगडम्स और रूलर्स भी देखे जो आपस में संघर्ष करते रहे। लेकिन दोस्तों, भारत में कई ऐसे साम्राज्य भी हुए जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनाइट करने का काम भी किया। इनमें एंशिएंट इंडिया के मौर्य और गुप्ता एम्पायर का उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन फिर कई सालों के संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिडीवल इंडिया में भी एक ऐसे ही साम्राज्य की स्थापना 16th सेंचुरी में हुई जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। ये इतिहास मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसकी स्थापना 1526 में ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर ने की। इस वीडियो में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनके चलते सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में जन्म लेने वाले बाबर ने भारत के पावरफुल दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की हिमाकत की और सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उस मुगल डायनेस्टी की स्थापना की जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगले लगभग 200 सालों तक अपने डोमिनेंस को बरकरार रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल्स के इंडियन इन्वेजन की दास्तान को। बैकग्राउंड दोस्तों, मुगल्स का इंडियन इन्वेजन कोई एक्सीडेंटल इन्वेजन नहीं था, बल्कि ये सेंट्रल एशिया और इंडिया में हो रहे कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का आउटकम था। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबर के इन्वेजन के लगभग 100 साल यानी 15th सेंचुरी से, जिस दौरान नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल और वेस्ट एशिया में पॉलिटिकल सिचुएशन काफी अनस्टेबल थी। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में चल रहे पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। दोस्तों, 14th सेंचुरी के एंड तक दिल्ली सल्तनत काफी वीक हो चुकी थी। 1398 में तिमूर के इन्वेजन ने सल्तनत के डिक्लाइन के प्रोसेस को और ज्यादा गति दे दी जब तुगलक किंग को अपनी कैपिटल छोड़कर भागना पड़ा। इस क्राइसिस के चलते कई प्रोविंशियल गवर्नर्स और ऑटोनोमस लीडर्स अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। डेक्कन के अलावा ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में सिंध और मुल्तान सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से अलग हुए। जल्द ही गुजरात, मालवा और जौनपुर के गवर्नर्स ने भी अपने अपने इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। अजमेर से मुस्लिम गवर्नर के एक्सपल्शन के बाद कई राजपूताना स्टेट्स ने भी अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करना शुरू कर दिया और ग्रेजुअली डिफरेंट रीजन्स के बीच एक बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज हुआ। वेस्ट में गुजरात, मालवा और मेवाड़ ने एक दूसरे की पावर ग्रोथ में चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए। वहीं ईस्ट में बंगाल की पावर को ओडिशा के गजपति रूलर्स और जौनपुर ने बैलेंस किया। तिमूर के इन्वेजन के बाद 1414 से 1451 तक दिल्ली पर सैयद डायनेस्टी का रूल रहा जो कंपैरेटिवली वीकर थे। उधर पंजाब में कई अफगान सरदार्स ने भी खुद को पावरफुल बना लिया था। इन अफगान्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सरदार थे बहलोल लोधी, जिनको सिरहिंद का इक्ता यानी एक तरह का लैंड रेवेन्यू दिया गया था। बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा जमाया और यहां से लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसके बाद गंगा यमुना वैली पर आधिपत्य जमाने के लिए लोधी और जौनपुर के रूलर्स के बीच लंबी लड़ाई चली। 15th सेंचुरी के एंड में लोधीज ने जौनपुर पर कब्जा जमाया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन में काफी बदलाव हुए। जौनपुर की विक्ट्री के बाद लोधीज ने ईस्टर्न राजस्थान और मालवा की तरफ भी अपना एम्पायर एक्सपैंड करना चालू किया। इसी दौरान इंटरनल फैक्टर्स के कारण मालवा का डिसइंटीग्रेशन चालू हो गया। मालवा के कमजोर होते ही गुजरात, मेवाड़ और लोधीज के बीच इसके कंट्रोल को लेकर राइवलरी बढ़ गई और मालवा एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कंटेंशन बन के उभरा, वैसे ही जैसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के दौर में कन्नौज एक इंपॉर्टेंट जोन ऑफ पावर स्ट्रगल था। ऐसा लगने लगा कि मालवा को डोमिनेट करने वाला ही नॉर्थ इंडिया का मास्टर बनेगा। 1525 तक नॉर्थ इंडिया में दो डोमिनेंट पावर्स यानी इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली और राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही और पॉलिटिकल सिचुएशन में रैपिड चेंजेस हुए। यही वो बढ़ती राइवलरी थी जिसके कारण कई स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि राणा सांगा ने रियल पॉलिटिक यूज करते हुए बाबर को भारत में इनवाइट किया ताकि इब्राहिम लोदी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इससे मेवाड़ नॉर्थ इंडिया के पावर टसल में विक्टोरियस किंगडम बन के उभर सकता था।
लेकिन राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया या नहीं, इसकी हिस्टोरिसिटी को लेकर कई डिबेट्स हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने वाले स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअली बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था, जिसके रिश्ते इब्राहिम लोधी के साथ अच्छे नहीं थे। सच जो भी हो, लेकिन एक बात यह भी है कि बाबर सिर्फ किसी के इनविटेशन पे इंडिया आ जाता, यह आर्ग्यूमेंट काफी वीक है, क्योंकि कोई भी रूलर बिना पॉलिटिकल कैलकुलेशंस और अपने इंटरेस्ट्स के कोई अटैक जनरली नहीं करता। इसलिए बाबर के अटैक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज नॉर्थ इंडिया में डिस्टेबलाइज्ड पॉलिटी और परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट ही माना जाता है, along with a similar situation in Central Asia and West Asia, जिसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। सेंट्रल एशिया एंड बाबर। दोस्तों, 15th सेंचुरी में सेंट्रल और वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले। 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद तिमूर ने ईरान और तुरान को एक सिंगल रूल में यूनाइट किया। तिमूर का एम्पायर लोअर वोल्गा से इंडस रिवर तक एक्सटेंडेड था, जिसमें एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की, ईरान, ट्रांस ऑक्सियाना, अफगानिस्तान और पंजाब का कुछ पार्ट्स इंक्लूडेड थे। 1405 में तिमूर की डेथ के बाद उसके ग्रैंडसन शाहरुख मिर्जा ने 1448 में अपनी डेथ तक उसके एम्पायर के लार्ज पार्ट को इंटैक्ट रखा। इस दौर में समरकंद और हेरात इस्लामिक वर्ल्ड में ग्रेट कल्चरल सेंटर्स के रूप में उभर कर आए। समरकंद की इंपॉर्टेंस उसके सिल्क रूट से प्रॉक्सिमिटी के चलते भी थी। 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में तिमुरिड्स की पावर रैपिडली डिक्लाइन होने लगी, जिसका मेन कारण था एक तिमुरिद ट्रेडिशन जिसके तहत एम्पायर को आपस में पार्टीशन कर दिया जाता था। ये डिवाइडेड प्रिंसिपैलिटीज आपस में लड़ती और उलझती रहती थी। इस बीच दो नए एलिमेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली। पहले थे नॉर्थ के उज़्बेक्स, जो कि एक टर्को मंगोल ट्राइब थी। ये एक सुन्नी सेक्ट के थे। दूसरे थे सफाविद्स, जिनका राइज वेस्ट में हुआ, जो शिया सेक्ट के थे। इन दोनों में सेक्टेरियन राइफ होना लाजमी था। एक तीसरी पावर ईरान के वेस्ट में उभर कर आई। ये थे ऑटोमन टर्क्स। इस तरह से 16th सेंचुरी एशिया में तीन माइटी एम्पायर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सीन सेट हो चुका था। खैर, 14 साल की उम्र में बाबर ने फरगाना को सक्सीड किया, जो ट्रांस ऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था। उज़्बेक डेंजर से बेखबर तिमुरिद प्रिंसेस आपस में ही लड़ते रहे। बाबर ने भी अपने अंकल से समरकंद को कॉन्कर करना चाहा, जिसमें 2 बार उसकी जीत भी हुई, पर वो अपनी जीत को सस्टेन नहीं कर पाया और दोनों बार तुरंत ही वो समरकंद हार भी गया। दूसरी बार उज़्बेक चीफ शबानी खान ने बाबर को डिफीट किया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। जल्द ही शबानी खान ने बाकी बचे तिमुरिद किंगडम्स को भी ओवररन कर दिया, जिसके चलते बाबर को फोर्सफुली काबुल की तरफ मूव करना पड़ा, जिसको बाबर ने 1504 में कॉन्कर किया। 14 साल तक बाबर ने अपने होमलैंड समरकंद को वापस कॉन्कर करने का इंतजार किया। हेरात में रूल कर रहे अपने अंकल से बाबर ने हेल्प मांगी, पर वहां से भी इनकार कर दिया गया। अल्टीमेटली हेरात पर भी शैबानी खान ने कॉन्कर कर लिया। अब उज़्बेक्स और सफाविद्स में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही हेरात पर रूल करना चाहते थे। मर्व के पास हुई 1510 की एक फेमस बैटल में सफाविद रूलर शाह इस्माइल ने उज़्बेक शबानी खान को डिफीट कर दिया और सफाविद्स ने बाबर को समरकंद का रूलर बनाया, पर उसको इंडिपेंडेंट न मानकर एक तरह से गवर्नर की तरह ट्रीट किया। लेकिन बाबर का कंट्रोल समरकंद में फिर से कमजोर पड़ गया विद उज़्बेक रिवाइवल। उज़्बेक्स ने बाबर को फिर से डिफीट कर दिया। इसके साथ ही ऑटोमन सुल्तान ने 1514 में सफाविद डायनेस्टी को भी डिफीट कर उन्हें कमजोर किया और समरकंद पर उज़्बेक्स को रूल करने के लिए छोड़ दिया। इससे उज़्बेक्स का कंट्रोल समरकंद में और ज्यादा मजबूत हुआ, जो बाबर के सामने एक मैसिव चैलेंज था। इसके अलावा बाबर को अपनी नोबिलिटी से भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था। इन सभी डेवलपमेंट्स के चलते बाबर के सेंट्रल एशियन एम्बिशंस सिर्फ एक फार फेच्ड ड्रीम की तरह रह गए और उसे मजबूरन इंडिया की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ा। चलिए अब देखते हैं बाबर के इंडियन कॉन्क्वेस्ट की कहानी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंडिया ने एंशिएंट टाइम्स से ही कई फॉरेन इन्वेजन्स देखे हैं, जिन्हें इंडिया की फैबुलस वेल्थ ने अट्रैक्ट किया था। बाबर को भी इंडिया की फैबुलस वेल्थ ने अट्रैक्ट किया। इंडिया गोल्ड और रिचेस का लैंड था।
बाबर के एंसेस्टर तिमूर ने न सिर्फ वास्ट ट्रेजर्स को कैप्चर किया बल्कि पंजाब के कुछ एरियाज को भी एनेक्स किया था। ये एरियाज तिमूर के सक्सेसर्स के पास कई जेनरेशंस तक रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को कॉन्कर किया तो उसको लगा कि इन एरियाज को कॉन्कर करना उसका लेजिटिमेट राइट है। काबुल के किंगडम से उसको कोई खास इनकम नहीं होती थी और पंजाब रिच था। ये भी कॉन्क्वेस्ट का एक कारण था। हिस्टोरियन अबुल फजल बताते हैं कि बाबर ने बदख्शान, कांधार और काबुल पर राज किया, पर आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के लिए सफिशिएंट इनकम नहीं थी। इस लो इनकम के चलते अपने बेग्स यानी कमांडर्स और किंग्समैन के लिए भी इनकम देना मुश्किल था। इसके अलावा उज़्बेक्स से बचने के लिए भी वो इंडिया को एक रेफ्यूज की तरह देख रहा था। खैर, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बाबर की एंट्री के लिए सिचुएशन सूटेबल थी ड्यू टू परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड वीकेंड लोधी किंगडम। 1517 में सिकंदर लोधी की डेथ हुई, जिसको इब्राहिम लोधी ने सक्सीड किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी एक पावरफुल अफगान चीफ था जो भीरा के फ्रंटियर ट्रैक्ट्स को एनेक्स करके अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। 1518-19 में बाबर ने भीरा के पावरफुल फोर्ट को कॉन्कर किया। बाबर ने दौलत खान और इब्राहिम लोधी के पास लेटर्स और वर्बल मैसेजेस भेजे और ये मांग की कि टर्क्स को बिलोंग करने वाले एरियाज को सीड कर दिया जाए। बाबर के ऑनबॉय को दौलत खान ने लाहौर में कैप्चर कर लिया और मिलने से इनकार कर दिया। बाबर जब काबुल वापस गया तो दौलत खान ने भीरा को कैप्चर करके बाबर के एजेंट्स को हटा दिया। 1520-21 में बाबर ने फिर से इंडस को क्रॉस किया और भीरा और सियालकोट को कॉन्कर कर लिया। इन दोनों फोर्ट्स को हिंदुस्तान का ट्विन गेटवेज कहा जाता है। इसके बाद उसने लाहौर को भी कैप्चर किया, लेकिन कांधार में एक रिवोल्ट के छिड़ जाने के कारण उसको वापस लौटना पड़ा। 1.5 ईयर के बाद बाबर का अटेंशन फिर से इंडिया की तरफ हुआ। यही वो समय था जब बाबर के पास दौलत खान लोधी ने अपने बेटे दिलावर खान के अंडर एक एम्बेसी भेजी। ये एम्बेसी और कुछ नहीं बल्कि बाबर के लिए इंडियन इन्वेजन का न्योता था। दौलत खान का आर्ग्यूमेंट ये था कि इब्राहिम लोधी एक टायरेंट रूलर था और उसके नोबल्स उसका सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके चलते बाबर के लिए ये बैटल आसान होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दौरान राणा सांगा का एक मैसेंजर भी बाबर के पास आया था, जिसने बाबर को इंडिया इन्वेड करने को कहा। खैर, बाबर अब कन्विंस्ड था कि वो सही समय आ चुका है जब वो कम से कम पूरे पंजाब का कॉन्क्वेस्ट करे, अगर होल इंडिया का ना भी करे तो। 1525 में जब बाबर पेशावर में था तो दौलत खान ने फिर से साइड्स बदल के 30 से 40 हजार मैन की आर्मी के साथ सियालकोट को कैप्चर कर लिया और लाहौर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बाबर के अप्रोच करते ही उसने सरेंडर कर दिया। इस तरह इंडस क्रॉस करने के सिर्फ 3 हफ्तों में ही बाबर पंजाब का मास्टर बन गया। अब चलते हैं भारत के इतिहास के वन ऑफ द लैंडमार्क इवेंट्स में गिने जाने वाले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की तरफ और जानते हैं बाबर के इंडिया कॉन्क्वेस्ट के फाइनल स्टेप यानी दिल्ली के कॉन्क्वेस्ट के बारे में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों, पंजाब कॉन्क्वेस्ट के बाद बाबर ने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया, जिसके चलते उसकी इब्राहिम लोधी से कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल थी। 100,000 मैन और 1000 एलिफेंट्स के साथ लोधी और बाबर का आमना सामना पानीपत में हुआ और 20 अप्रैल 1526 में बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट हुआ। बाबर के पास लगभग 12,000 मैन की आर्मी थी, लेकिन बाबर की आर्मी काफी इंफीरियर थी। गन पाउडर की जानकारी इंडिया में पहले से थी, लेकिन आर्टिलरी में उसका इस्तेमाल बाबर के आने के बाद ही कॉमन हुआ। लोधी की आर्मी ने वैलियंटली फाइट किया, लेकिन अल्टीमेटली बाबर की जीत हुई। बैटल ऑफ पानीपत को इंडियन हिस्ट्री का एक डिसाइसिव बैटल कहा जाता है, जिसने लोधी पावर को खत्म किया और दिल्ली और आगरा तक का पूरा एरिया बाबर के कंट्रोल में आ गया। इब्राहिम लोधी के ट्रेजर्स ने बाबर को उसके फाइनेंशियल डिफिकल्टी से बाहर निकाला, जो वो पिछले कई सालों से फेस कर रहा था। लेकिन दोस्तों, बाबर की समस्याएं खत्म नहीं हुई थी और उसका इंडियन कॉन्क्वेस्ट राणा सांगा और ईस्टर्न अफगान्स के रहते कभी पूरा नहीं हो सकता था। इस हिसाब से उसके सामने 2 बैटल्स और थे, एक राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के अगेंस्ट और दूसरा ईस्टर्न अफगान्स के अगेंस्ट।
इस एंगल से देखा जाए तो बैटल ऑफ पानीपत इतनी डिसाइसिव बैटल भी नहीं थी जितना उसको बताया जाता है। लेकिन इस बैटल का इंपॉर्टेंस इस बात से है कि इसने नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के स्ट्रगल में एक नया फेज स्टार्ट किया। खैर 1527 में बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया। 1529 में बनारस के पास अफगान्स और नुसरत शाह की कंबाइंड आर्मी से बैटल किया, जहां उसको कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिली। लेकिन बिहार पर एक तरह की वेग सुजरेंटी का क्लेम करके अफगान से अग्रीमेंट किया और बाकी का ईस्टर्न रीजन अफगान्स के हाथ सौंप दिया। खैर इस विक्ट्री के बाद बाबर को यह मालूम था कि सिर्फ इंडिया के रिसोर्सेज से ही एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया जा सकता है और उससे बेग्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इसलिए उसने एक फर्म स्टैंड लिया और इंडिया में रहने का फैसला किया और यहीं से इंडिया में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। लेकिन सेंट्रल एशिया में कुछ सिचुएशंस के कारण उसको वापस काबुल लौटना पड़ा। काबुल जाते वक्त रास्ते में बाबर की डेथ हो गई। बाबर के बाद उसकी लेगेसी को उसके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये थी दास्तान इंडिया के मुगल इन्वेजन की। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमसे जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।